हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम इस वक्त करते हैं डेली करंट अफेयर्स। 3 मई के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। लेकिन अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है या आपको वीडियोस को देख रहे हैं ठीक लग रहा है, मैटर कंटेंट अच्छा लग रहा है और फॉलो कर रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर पहली बार भी आप आए हैं तो डेफिनेटली कंटेंट आपको पसंद आने वाला है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करें। कहीं कुछ सजेशंस आपके रहते हैं, कुछ चीज़ें बतानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आज 3 मई के करंट अफेयर्स करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट की तरफ चलते हैं। क्या है? कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। हमें कई बार ये शिकायतें होती है ना कि मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स जो होती है वो कुछ और नहीं, हमें मजबूत करने के लिए, हमें दूसरों से बेहतर बनाने के लिए ही होती है। तो इन प्रॉब्लम से, परेशानियों से, समस्याओं से घबराना नहीं है, डरना नहीं है और गिव अप नहीं करना है। जब हमारी जिंदगी में कांटे होते हैं, किसी चलने वाले की राह में कांटे होते हैं, तो वो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि जो कांटों की चुभन होती है उसको अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स और जो तकलीफें होती है हमारी लाइफ की, वो कहीं ना कहीं हमें दूसरों से आगे बढ़ाने में, हमें अपने आप से बेहतर करने के लिए होती है। तो प्रॉब्लम से घबराना नहीं है और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करते हुए, उनसे निपटते हुए हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। ठीक है, बात करते हैं अपनी पहली हेडिंग की। तो आज 3 मई है और 3 मई को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इंटरनेशनल डे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। और 3 मई को इस बार भी मनाया गया। तो इस बार की इसकी थीम क्या थी? 2021 की इसकी थीम देखिए, एक तो डे और एक थीम, दोनों इनकी क्या होती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम थी इसकी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये थी इसकी 3 मई की, हमारी 2021 की थीम। और 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ओके, अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे से एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी है एक। तो अभी जो रिसेंटली एक इंडेक्स आया है, जो सबसे लेटेस्ट इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें हमारी रैंक कितनी है तो आपको पता हो, उसमें हमारी 142 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो 142वें नंबर पे हैं हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर, यानी प्रेस की फ्रीडम को लेके हमारे भारत की, हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ओके, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 142। कौन जारी करता है इस इंडेक्स को? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक संस्था है, एक एनजीओ है जो इस रिपोर्ट को हर साल जारी करता है। ओके, इस साल की थीम क्या थी? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। तो ये बात थी इम्पोर्टेंट। और अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये जो इंडेक्स की शुरुआत की, ये कब से की है? ओके, फिर बात करते हैं चार्ज डी अफेयर्स की। ये क्या होता है सर? ये कुछ अजीब सा नाम है, नया सा नाम है हमारे लिए, इसीलिए इसको लेके आया हूँ, चार्ज डी अफेयर्स। देखिए, हम जानते हैं कि हर देश की, जैसे यूएसए है तो यूएसए की एम्बेसी है हमारे राजधानी में, एम्बेसी है ना। इसी तरह से हमारी एम्बेसी भी कहाँ पे होगी? यूएसए में, यानी न्यूयॉर्क में होगी, इंडिया की। तो एम्बेसी में क्या, कौन होता है सबसे प्रमुख जो अधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, जिसे हम डिप्लोमेट कहते हैं एम्बेसी में? जैसे यूएसए की एम्बेसी में वहां का सबसे हाई ऑफिसर, सबसे उच्च अधिकारी कौन होगा? तो वो होगा राजदूत, जिसे हम एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत। तो या तो किसी एम्बेसी में सबसे उच्च अधिकारी राजदूत होता है। अगर बाय द वे किसी कारण से राजदूत की नियुक्ति उस एम्बेसी में नहीं होती है, तो कार्यवाहक के तौर पे, कार्य का वाहक यानी कार्यवाहक या कार्यकारी, यानी जब तक इस राजदूत की नियुक्ति नहीं कर देते तब तक किसी एक व्यक्ति को वहां का उच्च अधिकारी बना देते हैं। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज डी अफेयर्स। यानी समझो कि एक पर्सन है ए,
वो एम्बेसी यूएसए का पर्सन है और यूएसए की एम्बेसी में राजदूत है। ये अभी वो रिटायर हो चुका है और कोई दूसरा राजदूत इसकी जगह आना है, जो यूएसए की गवर्नमेंट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कौन जाएगा। तब तक यूएसए यहाँ पे जो एम्बेसी उसका काम तो चलाना पड़ेगा ना, उसका जो देख रेख है, उसका जो वर्क है, जो भी काम है, भारत में अमेरिका का कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना। तो अमेरिका वाले क्या करेंगे, किसी पर्सन को, समझो कि पर्सन बी को उन्होंने कहा कि जब तक हम किसी पर्सन को यहाँ पे राजदूत घोषित नहीं कर देते, नियुक्त नहीं कर देते, तब तक आप क्या करोगे, कार्यकारी राजदूत की तरह काम करोगे एम्बेसी में। तो इस कार्यकारी राजदूत को हम क्या कहते हैं, चार्ज डी अफेयर्स। तो यूएसए का एग्जाम्पल मैंने आपके साथ क्यों लिया, क्योंकि यूएसए की जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वहां पे यूएसए के द्वारा अभी चार्ज डी अफेयर्स नियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी तक यूएसए ने ये डिसाइड नहीं किया कि भारत में किसको राजदूत या एम्बेसडर नियुक्त किया जाए। तो जब तक कोई एम्बेसडर नहीं नियुक्त किया जाता, तब तक डेनियल स्मिथ को क्या होंगे, हमारे भारत में जो यूएसए की एम्बेसी है वहां पे होंगे चार्ज डी अफेयर्स। ये बात आपके लिए जरूरी थी, एक कॉन्सेप्ट था, चीज को समझना था, वर्ड को समझना था। ये शब्दावलियां जो होती है ना, इसका बहुत बड़ा गेम होता है आपके एग्जाम में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो अमेरिकी दूतावास या अमेरिकी एम्बेसी जो नई दिल्ली में है, उसमें चार्ज डी अफेयर्स नियुक्त किया गया है डेनियल स्मिथ को। एक और बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तान से हमने जब कुछ रिश्ते खराब हुए हमारे, तो उसके बाद हमने क्या किया था, वहां से हमारे जो भी राजदूत थे, जो हाई कमीशन हुआ करते थे, उच्चायुक्त, उनको वापस बुला लिया था। तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर हमारी जो एम्बेसी है उसमें कोई भी राजदूत नियुक्त किया हुआ नहीं है, लेकिन वहां का कामकाज तो संभालना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमने भी पाकिस्तान के अंदर कार्यकारी राजदूत नियुक्त किया हुआ है, यानी चार्ज डी अफेयर्स नियुक्त किया हुआ है। तो पाकिस्तान में भारत का चार्ज डी अफेयर्स कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सुरेश कुमार हैं पाकिस्तान में भारत के चार्ज डी अफेयर्स। कोई राजदूत तो नहीं है, अजीत बिसरिया थे जिनको हमने विवाद होने के बाद में वापस बुला लिया था। तो अब कौन है, सुरेश कुमार संभाल रहे हैं हमारे भारत की एम्बेसी का। पाकिस्तान में जो भारत की एम्बेसी है उसका काम कौन संभाल रहा है, सुरेश कुमार। तो सुरेश कुमार है भारत के चार्ज डी अफेयर्स। ये बात है, ये बताना मैं आपको चाह रहा हूँ। ओके, फिर अगली बात करते हैं, कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमांड सेंटर, यानी एक सेंटर बना दिया गया है जहां से सारे कार्यों का, कोविड-19 से रिलेटिव सारे प्रबंधन जो भी करने होंगे वो एक कमांड सेंटर से किए जाएंगे, ताकि परेशानियों को, चीजों को मैनेज करने में सुविधा हो सके। तो ये कमांड सेंटर कहाँ पे शुरू किया गया है, ये कमांड सेंटर शुरू किया गया है तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में चुनाव भी हुए अभी, और इलेक्शन कमीशन, आपको पता है मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। इस पेंडेमिक एरा के अंदर भी चुनावों को इतनी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। खैर, चुनावों को तवज्जो दी भी जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं हैं, जिस तरह के हालात हैं, हमें कुछ वक्त रुकना चाहिए था। तो ये बात है। तो तमिलनाडु ने अभी शुरू किया है कोविड-19 प्रबंधन के लिए क्या, एकीकृत कमांड सेंटर। ओके, फिर बात करते हैं अगली, वैशाली हिवासे एक महिला ऑफिसर है, महिला अधिकारी है, और ये भी न्यूज में है। आपको पता है हमारी सीमा सड़क संगठन जो ब्रो है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ये काम होता है कि सामरिक इलाकों में या पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में सड़कों का निर्माण करना। एक तो हमारा NHAI है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वो क्या काम करता है, भारत के जो नेशनल हाईवेज वगैरह है उनका निर्माण करता है। एक हमारा ब्रो है जो क्या काम करता है, जो सीमाओं के पास में जो सड़कें होती है, सामरिक जगहों पे जो सड़कों का निर्माण करना होता है, वो करता है ब्रो। तो वैशाली हिवासे को अभी ब्रो की जो कंपनी है ना, सड़क निर्माण कंपनी, ब्रो के अंतर्गत जो सड़क निर्माण करती है, सड़क निर्माण कंपनी, इसका अध्यक्ष, इसका चीफ बना दिया गया है। इसको हम कहते हैं RCC,
ब्रो के अंतर्गत एक कंपनी आती है जो सड़क निर्माण का काम करती है, आरसीसी, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका चीफ बना दिया गया है। इसकी कमाल संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई है वैशाली हिवासे। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। वैशाली हिवासे क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली महिला अधिकारी जो ब्रो के अंतर्गत सड़क निर्माण कंपनी के चीफ बनी है ना। तो ये बात आपको पता हो। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन नर्स की। ये ऑक्सीजन नर्स क्या है? ऑक्सीजन नर्स एक पोस्ट बनाई गई है महाराष्ट्र के द्वारा। तो पहले आपको ये बता दूं कि ये नियुक्त किसने किया गया है, कहाँ पे नियुक्ति की गई है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए, हमारे पूरे भारत में ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है। कोविड-19 से हम परेशान हैं, हताहत हैं, पूरा देश जल रहा है कहीं ना कहीं। आपको पता है पूरा देश एक तरह से शमशान घाट बन चुका है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारी मौतें हो रही है। ऐसे में ऑक्सीजन की बर्बादी ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह करने में, उसको यूज करने में बर्बादी से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? ऑक्सीजन की जो भी सप्लाई हो रही है उसको देख रेख करने के लिए एक पद नियुक्त कर दिया, एक पद बना दिया, जिस पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उस पद का नाम क्या रखा गया? ऑक्सीजन नर्स। यानी ऑक्सीजन नर्स वो पद हो गया जो रेगुलेट करेगा ऑक्सीजन की सप्लाई को महाराष्ट्र के अंदर। और रेगुलेशन इस तरह से किया जाएगा ताकि जो ऑक्सीजन है जो बर्बाद हो जाती है, जो वेस्टेज हो जाती है, वो वेस्टेज को हम कम से कम कर सके या ना हो वो वेस्टेज, इतना पता कर सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ना। ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन नर्स की नियुक्ति की गई है। फिर बात करते हैं ट्राइफेड की। ट्राइफेड और द लिंक फंड एनजीओ है, एक संस्था है, तो इनके बीच में एक समझौता हुआ है। आप मुझे बताएंगे ट्राइफेड का पूरा नाम? अच्छा, मैं ये बता देता हूँ कि ये अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय से रिलेटेड है। और ये जो समझौता हुआ है वो किस लिए हुआ है? ट्राइफेड का पूरा नाम आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये समझौता हुआ है भारत के आदिवासी घरों के लिए सतत आजीविका परियोजना। भारत के जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए एक परियोजना है सतत आजीविका परियोजना। अब इससे नाम से आप समझ रहे होंगे उनके लिए ऐसे अवसर सृजित करना है कि आजीविका की प्रॉब्लम्स वहां से खत्म हो जाए। तो इस के अंतर्गत ट्राइफेड ने, और ट्राइफेड आता है हमारे जनजातीय मंत्रालयों के अंतर्गत। जनजातीय मंत्री कौन है? हमारे श्री अर्जुन मुंडा। तो ट्राइफेड ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं श्री अर्जुन मुंडा। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो ट्राइफेड और द लिंक फंड के मध्य सतत आजीविका परियोजना जो भारत के आदिवासी लोगों के लिए, उनके घरों के लिए चलाई जाएगी, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए समझौता किया गया है ट्राइफेड और द लिंक फंड के मध्य में। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहे। अर्जुन मुंडा का नाम आपको जरूर पता रहे। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चलिए आप मुझे बता दीजिए। झारखंड से हैं और झारखंड के पहले सीएम भी ये रह चुके हैं। पहले मतलब पूर्व सीएम। फिर बात करते हैं अगली। 2 योजनाएं लागू की गई है, 2 योजनाएं लॉन्च की गई है, शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा? देखिए, एक तो श्वास योजना है, श्वास योजना, और एक आरोग्य योजना है। इनके बारे में बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर इनके नाम से हम देखेंगे तो शायद आप भी ये सोचोगे और मैं भी ये सोचूंगा कि ये जो योजना है शायद हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई होगी, क्योंकि श्वास है और आरोग्य है। लेकिन आपको पता हो ये दोनों योजनाएं हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं, बल्कि जो सिडबी है, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के द्वारा लॉन्च की गई है। सिडबी के द्वारा शुरू की गई ये 2 योजनाएं हैं। और सिडबी क्या काम करता है? इसके नाम से ही देखिए ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह देता है। तो सिडबी के द्वारा 2 योजनाएं चालू की गई है, श्वास और आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा?
MSMEs जो होती है ना, जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्या कहते हैं हम इसे? माइक्रो, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को, इन योजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को 2 करोड़ रुपए तक के लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि वो अपना संचालन बेहतर तरीके से कर सके। सिडबी के बारे में अगर बात करें तो सिडबी के जो शुरुआत या स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। ये बात इंपॉर्टेंट है। सिडबी के चेयरमैन कौन है? सिडबी के चेयरमैन आपको पता हो एस रमन है सिडबी के चेयरमैन। ओके, फिर बात करते हैं डिफेंडर यूरोप 21। डिफेंडर यूरोप 21 क्या है? पहली ये बात है कि ये है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? अल्बानिया में। संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो किन किन के बीच में हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, नाटो की जितनी भी कंट्री है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की कंट्रियों ने मिलके ये किया है, यानी हम कहते हैं नाटो ने किया है। नाटो का ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नाटो के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने मिलके एक बहुत बड़े लेवल का सैन्य अभ्यास है, डिफेंडर यूरोप 21। ओके, नाटो का हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ओके, फिर बात करते हैं LIC की। अभी न्यूज में थी LIC, न्यूज में इसलिए थी कि एक रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट थी ब्रांड फाइनेंस की। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में LIC को दुनिया की 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बताया गया। 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी। तो अभी LIC इसलिए चर्चा में थी, तो LIC के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 10वीं सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी, ओके, मूल्यवान, मूल्य में अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग 10वीं सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी है LIC, हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। अब कुछ बात करते हैं निधन की। पिछले कुछ दिनों में बहुत इंपॉर्टेंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है निधन में, तो आपको जान लेना चाहिए। ओके, पहले बात करते हैं मंजूर एहतिशाम। तो अक्सर एग्जाम में क्या पूछता है, हाल ही में इनका निधन हुआ, ये किस फील्ड से रिलेट करते थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो उनके क्षेत्र आपको जरूर पता हो। अगर साहित्यकार हैं तो इनके कुछ बुक्स पता हो, अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना ही चाहिए। मंजूर एहतिशाम एक साहित्यकार हैं, साहित्यकार थे, और साहित्यकार अफगानिस्तान के थे लेकिन ये भोपाल में रहते थे, तो भारत के आप समझो। और मंजूर एहतिशाम साहित्यकार, इनकी सबसे फेमस बुक थी एक, और वो बुक थी रमजान की मौत। रमजान की मौत। और आप थोड़ा सा देखिए ना, ये जो मंथ चल रहा है इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये मंथ ऑफ रमजान है, रमजान का महीना चल रहा है, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो भी कब हुई है? रमजान। और इनकी सबसे फेमस बुक भी कौन सी है? रमजान की मौत। ठीक है, फिर बात करते हैं आशा ताई की। आशा ताई पात्रे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी, शायद जरूर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ये 100 साल की थी जब इनकी, मतलब अभी डेथ हुई इनकी, तो ये 100 साल की थी। तो और कहाँ की थी? चलो पहले बात कर लेते हैं। ये थी रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र। स्वतंत्रता सेनानी, तो कौन से आंदोलन में, किसी आंदोलन में क्या इन्होंने भाग लिया? बिल्कुल 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना गांधी जी का, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। आशा ताई पात्रे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। कहाँ से थी? रत्नागिरी महाराष्ट्र से थी। किस क्षेत्र से संबंधित थी? स्वतंत्रता सेनानी थी, और इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। फिर बात करते हैं शंख घोष की।
शंख घोष कौन थे? इनका भी अभी निधन हुआ। ये 89 ईयर ओल्ड थे, कोविड पॉजिटिव थे। देखिए कोविड ने हमसे हमारे बहुत सारे प्यारों को छीन लिया, कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, इनका निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध बंगाली कवि थे, प्रसिद्ध बंगाली कवि। अगर इनकी कुछ उपाधियों की बात करें तो 1977 में इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस बुक के लिए मिला था? इनकी एक बुक थी, बुक पता हो आपको, क्योंकि ये जो साहित्यकार हैं हो सकता है इनका नाम देके या इनका क्षेत्र ना पूछ के इनकी बुक पूछ ली जाए। तो इनकी बुक थी बाबरर प्रार्थना, बाबरर प्रार्थना। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पता होना ही चाहिए। और इसके अलावा और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो 2011 में इनको पद्म, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2016 में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, फिर बात करते हैं जॉन कॉनराड्स की। ये भारत के नहीं थे, ये थे ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध तैराक स्विमर थे, ये प्रसिद्ध तैराक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ओके, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। कैसे लगे आपको? अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं। कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं उनके जवाब जरूर दें, आपके कुछ सजेशंस होते हैं उनको भी बताएं। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अपने दोस्तों की हेल्प जरूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।